चलिए तो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा रिडीमेबल डिवेंचर से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेट कर रहे हैं रिडीमेबल डिवेंचर के। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए कंपनी इशूज 1,10% रिडीमेबल डिवेंचर्स एट पार। ओके, सो एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पर हमने अपने डिवेंचर्स को इशू किया है विद मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स। तो मैच्योरिटी डेट दिया हुआ है, मतलब सिंपल है कि आपको यहाँ पर रिडीमेबल डिवेंचर्स है। ठीक है, द कंपनी विल रिडीम द डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 5%। सो रिडीम जो होगा वो 5% प्रीमियम पर होगा, दैट इज 1,05,000 ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। एंड द टैक्स रेट इज 30%। तो मेरे को रिडीमेबल वैल्यू में चाहिए क्या क्या, पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेरा जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है इन केस ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट 1 - t प्लस RV - NP अपॉन N। ओके, देन RV प्लस NP अपॉन 2। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000। ठीक है, मेरे को नेट क्रॉस शीट यहाँ पर दिया हुआ है सेम, क्योंकि एट पार पर मैंने शेयर्स डिवेंचर्स को इश्यू किया है। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू सेम ही रहेगा 1 लाख रुपए। रिडीमेबल वैल्यू मेरे जो डिवेंचर्स है 5 ईयर्स बाद 5% प्रीमियम पर अगर वो रिडीम हो रहे हैं, तो 5% प्रीमियम का मतलब क्या है, यहाँ पर 5% प्रीमियम का मतलब कि जो 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, ठीक है, वो 1,05,000 पर रिडीम होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। और मेरा यहाँ पर मैच्योरिटी टाइम कितना दिया हुआ है, 5। तो ठीक है, और यहाँ पर टैक्स रेट मेरा 30% है। सो जस्ट आई हैव टू पुट दीज वैल्यूज इनटू फार्मूला सो आई कैन गेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। सो आई बेसिकली 10,000। ठीक है, आई 10,000, 1 minus tax rate is 30%, so you can write 0.3 plus redeemable value is 1,05,000 minus 1 lakh is basically the net proceed upon 5. Okay, upon 5 divide by 1,05,000 redeemable value plus 1 lakh divide by 2, 1 lakh divide by 2. ओके, ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 lakh into 0.7, so this is 7,000 plus 1,05,000 minus 1 lakh divided by 5, that is 1,000 divided by 2,05,000 divided by 2, 1,025,000। ठीक है, so this is 8,000 divided by 1,02,500, that is 7.80%. 7.80% is my cost of debenture. Done. सो इंटरेस्ट यहाँ पर मेरा दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट मेरे को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर आता है 7.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। चले तो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विच इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके, so BC Limited pays an annual dividend of 5 rupee per share and is expected to grow at a rate of 6%. Okay, the current market price of the stock is rupee 100. Calculate the cost of equity using dividend discount model. है ना, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है हमारा, वहां पर हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज D1 अपॉन P0 प्लस G। ठीक है, so D1 is basically expected dividend, P0 is the current market price, okay, and G is growth rate.
सो इट इज गिवन 6%, ठीक है। P0 इज 100, बट D1 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज जो हमें डिविडेंड दिया हुआ है इट इज एनुअल डिविडेंड, जो कि 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से जनरली कंपनी पे करती है। बट अगर ग्रोथ रेट 6% है तो मेरे को एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, तो मेरे को यहाँ पर D0 गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 5 रुपी। मेरे को D1 कैलकुलेट करना है, सो इट इज D0 1 प्लस G, ठीक है। तो D1 विल बी 5 1 प्लस 0.06, 1.06। ग्रोथ रेट आपका कितना है, 6% है, सो आई कैन से 0.06, ठीक है। तो इट मीन्स it will be D1 will be 5.3 रुपी, ठीक है। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है, into the formula. So now D1 is 5.3, P0 is 100 and G is 0.06. So 5.3 divided by 100 is basically and plus 0.06, okay. So it is 11.3%, 11.3%. I hope it is clear to everyone. So dividend discount model D1 upon P0 plus growth rate. So D1 is basically the expected dividend जो एक इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कमिंग ईयर्स में। P0 आपका करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, ऑलरेडी 100 रुपये पर हमारा जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है, एंड ग्रोथ रेट यहाँ पर आपका 6% है, ठीक है। चलिए, एंड थर्ड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द CAPM मेथड, ठीक है। तो CAPM मेथड हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, ठीक है। इक्विटी शेयर का अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है तो सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज होता है दैट इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। सो इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। सो हियर RF मीन्स risk free return, risk free rate of return, I can write only return, risk free return. Beta is basically the volatility, यहाँ पर जो हमारा शेयर है उसकी वॉलेटिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द मार्केट। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का एक शेयर लेता हूँ, तो रिलायंस का जो शेयर है वो कितना मूव करता है मार्केट में मूवमेंट आने की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करें कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी में कितना मूवमेंट आता है ड्यू टू द मूवमेंट इन द मार्केट। RM जो है बेसिकली हमारा मार्केट रिटर्न है, मार्केट रिटर्न, ठीक है। सो RF मतलब जो बात हो रही है वो हमारे जनरली ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, जहां पर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है, ठीक है, जहां पर जीरो रिस्क है। फॉर एग्जांपल किसी हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड में, किसी बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में हमने इन्वेस्ट किया है, सो जनरली दीज आर कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो जब मैं ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में अपने फंड्स को डालता हूँ, ठीक है, जहां पर कोई रिस्क नहीं है, तो मैं इनको बोलूँगा रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। बीटा मैंने आपको बता दिया, बीटा इज द वॉलेटिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू द पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। और RM हमारा जो है वो मार्केट रिटर्न होता है। तो RM जनरली जो हमें यहाँ पर दिखेगा वो ज़्यादा दिखेगा क्योंकि हम मार्केट रिटर्न जो हमारा हमेशा ज़्यादा होगा रिस्क फ्री रिटर्न से, बिकॉज ऑफ रिस्क, ठीक है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा, RF से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, जो रिस्क फ्री रिटर्न है उससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है रिस्क लेने का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड हैज ए बीटा ऑफ 1.2, एक्स लिमिटेड का कंपनी का जो बीटा दिया हुआ 1.2 है, द रिस्क फ्री रिटर्न इज 5% एंड द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 12%। तो यहाँ पर हमें सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, जस्ट हमें ये सारे वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, चलिए, ठीक है। सो RF इज व्हाट 5%, ठीक है, ओके, प्लस बीटा इज 1.2, RM इज 12% माइनस 5%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो, सो मेरा जो यहाँ पर ये मार्केट प्रीमियम आएगा 7% का, 12 माइनस 5, ठीक है। तो 7 को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल कम 8.4 प्लस 5%, so that is 13.4% is my cost of equity, done, yeah।
ठीक है। सो बीटा 1.2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं थोड़ा इंटरप्रिटेशन करने की बात करूँ, तो अब हम वी कैन से कि अगर मार्केट हमारा 10% से मूव करता है, ठीक है, तो मेरा जो शेयर है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, वो 12% से मूव करेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब 1.2 मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इन कंपेरिजन टू मार्केट। मार्केट 10% मूव करेगा तो हम 12% मूव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC Limited has paid a dividend of 10 rupees per share for the past 5 years and is not expected to grow. The stock price is 90. The stock price is 90. तो यहाँ तो सिंपल है, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पर डिविडेंड में ग्रोथ है ही नहीं, बेसिकली डिविडेंड के ग्रोथ रेट दिया ही नहीं है, मतलब विदाउट ग्रोथ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर D0 अपॉन P0 करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज गिवन 10 एंड इट इज 90, so this will be 10 divided by 90 into 100, that is 11.11%. डन। ये क्वेश्चन अच्छा है काफी, जिसपे हम अभी थोड़ा टाइम लगाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DF Limited is expected to grow its dividend at a rate of 15% for the next 3 years. ठीक है, after which the growth rate will settle at 5%. The current dividend is 6%, 6 रुपये per share and the stock is selling for रुपये 120. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर P0 दिया हुआ है 120, ठीक है, चलेगा। मेरे को यहाँ पर D0 दिया हुआ, करंट डिविडेंड मेरे को दिया हुआ है 6 रुपये पर शेयर, ठीक है, 6 रुपये पर शेयर। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरा जो DF इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इट्स डिविडेंड एट ए रेट ऑफ 15% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो मेरे को यहाँ पर 3 साल के डिविडेंड पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मेरे को यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एंड का D1 कैलकुलेट करना है, D2 कैलकुलेट करना है, D3 कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जो मेरा रहेगा वो D4 के बाद मेरा सेम ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है, 5% के हिसाब से, ठीक है, वो परपेचुअल हो जाएगा, आगे मेरे को 5% के हिसाब से ग्रोथ मिलती रहेगी। तो D1 निकालने के लिए ऑब्वियसली फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा D0 1 प्लस जी। D2 के लिए मैं कह सकता हूँ कि D2 के लिए मेरा ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, ये D0 बन जाएगा। तो अगेन D0 में यहाँ पर वैसे D1 लिखा हूँ, लेकिन ये वाला जो D1 है वो D2 के लिए जब हम आएंगे तो बेसिकली ये हमारा क्या बन जाएगा, ये D0 की तरह ट्रीट होगा। सो कैन आई से 1 प्लस जी अगेन हेयर। देन D3 के लिए D2 वाला जो आएगा वैल्यू निकल कर D2 1 प्लस जी, एंड D4 के लिए ये वाला जो वैल्यू आएगा D3 1 प्लस जी। इस तरीके से हमारा चलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, सो सबसे पहले मेरे को ये जो दिया हुआ है यहाँ पर D0 दैट इज 6, growth rate is 15% for the first 3 years. So can I say 1.15? So 6 into 1.15 is 6.9. ठीक है, then this 6.9 will be the D0 for next basically expected dividend. So this is 6.9 1.15, that is 7.93. ठीक है, now this 7.93 will be treated as 7.93 7.93 into 1.15, 7.93 into 1.15, that is 9.11. ठीक है, एंड उसके बाद हमारा ये चलता रहेगा 9.11 इंटू 1.05, that is 9.56, 9.56, that is 9.11 into 1.05. ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो गए। अब जस्ट मेरे को जिस भी ईयर का निकालना है, अगर मेरे को यहाँ पर निकालना तो फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, ठीक है, वही हमारा जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। सो कैन आई से फर्स्ट ईयर के लिए D1 मेरा यहाँ पर दिया हुआ 6.9 डिवाइड बाय 120 प्लस 0.15, so 6.9 डिवाइड बाय 120 प्लस 0.15, that is 20.75%, 20.75% मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, ऐसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैं सारा कैलकुलेट करूँ। डन।
ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। सो यहाँ पर ये कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी है हमारे पास 50 लैक्स का मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। डेप्ट है हमारे पास 30 लैक्स का मार्केट वैल्यू जिसका दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है हमारा 8% बिफोर टैक्स, टैक्स रेट इज 30%। हमसे पूछा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करिए। तो जब भी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आए तो मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप एक टेबल बना लें। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखें उसमें सोर्स। तो यहाँ पर हमें दो सोर्स दिए हुए हैं, एक तो हमें दिया हुआ है इक्विटी और दूसरा में दिया हुआ है डेप्ट। ठीक है, हम इनके मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ले लें यहाँ पर। ये हमारा 50 लैक्स का है, ये हमारा 30 लैक्स का है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हमारा हो गया 80 लैक्स। हमारा जो टोटल कैपिटल है वो है 80 लैक्स का। अब हम इनके वेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 50 आउट ऑफ 80 कितना वेट है, दैट इज 0.625 एंड दिस विल बी 0.375। तो ये वेट निकला कैसे, मैंने यहाँ पर 5 लाख को 8 लाख से डिवाइड किया, 30 लैक्स को मैंने 80 लाख से डिवाइड किया, तो ये मेरे वेट कैलकुलेट होकर आ गए। मतलब ये जो 50 लाख रुपए है वो 80 लाख, यानी जो टोटल कैपिटल है उसमें कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, कितना उसका वेट है। ठीक है, अभी मेरे को इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिए हुए हैं तो मैं इनके कॉस्ट ले लूंगा। तो यहाँ पर तो मेरा 12% था और ये मेरा कितना था 8%, बट बिफोर टैक्स था, तो मेरे को ये आफ्टर टैक्स लेना होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको सिंपल 8 1 माइनस कितना कर दूं 0.3, तो ये मेरा आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सो 8 इंटू 0.7 दैट इज 5.6। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को आफ्टर टैक्स लेना है। तो 30% का टैक्स रेट है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव जो रहा मेरा कॉस्ट वो 70% रहेगा। तो 8 का 70% कितना आया 5.6। अभी मैं क्या करूंगा, अभी इनके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस्ट के और वेट के मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो 12 इंटू 0.625 दैट इज 7.5, then 0.375 into 5.6 2.1। इसको टोटल करिए, 9.6 is the weighted average cost of capital। ठीक है, weighted average cost of capital 9.6। yeah, done। next question which is again very very important। ठीक है, चलिए, ABC लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी यहाँ पर जो दिया हुआ है 60 लैक्स का दिया हुआ है विद कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%। प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर दिए हुए हैं 30 लैक्स के। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 10%। देन डेप्ट मेरे को दिया है 40 लैक्स का। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो बिफोर टैक्स है, अगेन पहले की तरह 8% का मेरे को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग 20 लैक्स है विच आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ इक्विटी। सो द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा इंक्लूडेड पार्ट है इक्विटी का। ठीक है, द कंपनीज टैक्स रेट इज 30%। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, तो अगेन मैं इसको आपको टेबल से ही कराता हूँ। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, आप उसको टेबल से ही करें। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूले पर नहीं जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं सोर्स लिख रहा हूँ, फर्स्ट मेरा कॉलम है सोर्स का। तो मेरे पास यहाँ पर सोर्स है इक्विटी, डेप्ट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इनके मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यूज दिए हुए हैं 60 लैक्स। ठीक है, देन 30 लैक्स एंड देन 40 लैक्स। ठीक है, 30 लैक्स, ठीक है, एंड दिस इज 40 लैक्स। ओके सॉरी, हाँ डेप्थ था मेरा, ये थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, मेरा डेट जो दिया हुआ है दैट इज 40 लैक्स का और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 30 लैक्स का है। ठीक है, मैं इसका टोटल कर लूंगा, टोटल कैपिटल, क्योंकि वेट निकालना है तो टोटल कैपिटल में कितना होना चाहिए, दैट इज 130 लैक्स। ठीक है, तो 60
आउट ऑफ 130 इट इज 0.46। अगर हम बात करें इट इज 0.46, ठीक है। देन 40 अपॉन 130 इट इज 0.30 एंड 30 अपॉन 130 इट इज 0.24, 0.24। सो दीज आर द वेट्स, ठीक है। अभी मैं इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेता हूँ, इनके कॉस्ट ले लेता हूँ जो मेरे को दिए हुए हैं। तो मेरा जो इक्विटी है वो 14% पर है, सो कैन आई से इट इज 14%। प्रेफरेंस शेयर मेरा 10% पर है, सो इट इज 10%। एंड ये जो मेरा है डिवेंचर वाला जो डेप्ट वाला है मेरे का 8% है, बट बिफोर टैक्स है। टैक्स रेट मेरा 30% क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं वही 1 माइनस टी करके इसको कैलकुलेट करूंगा। सो इट इज 8%, बट 1 माइनस टी दैट इज 0.3, तो दैट इज 5.6% आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इनके ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, दैट इज कॉस्ट इंटू डब्ल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 14 इंटू 0.46 दैट इज 6.44, देन 0.3 इंटू 5.6 दैट इज 1.68, ठीक है। देन 10 इंटू 2.4, जैसे कि यहाँ पर 2.4 आएगा, टोटल हम इसका करेंगे 6.44 प्लस 1.68 प्लस 2.4 that is 10.52, that is weighted average cost of capital, ठीक है। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10.52। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट? सो इट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 1,30,000 है, और उस 1,30,000 सॉरी 130 लैक्स है, उस 1,30 लैक्स पर ओवरऑल कंपनी कितना परसेंटेज कॉस्ट बियर कर रहा है, दैट इज 10.52%, ठीक है। तो जो कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट है, ओवरऑल कैपिटल है, उस ओवरऑल कैपिटल पर ओवरऑल कॉस्ट जो जा रहा है वो 10.52% जा रहा है। सो कैन आई से इट इज एन ओवरऑल कॉस्ट? यस, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी से हो, प्रेफरेंस शेयर से हो या डेब्ट से हो, उस पर जो कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, उस पर जो कंपनी इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन सब का आपने वेटेड एवरेज निकाला, ओवरऑल कॉस्ट निकाला, दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो हमने जो देखा आज रिडीमेबल डिवेंचर्स देखे, ठीक है। हमने उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी में दो मेथड से हमने क्वेश्चंस किए, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, और एक हमने सीएपीएम मेथड देखा, और एक हमने देखा जहां पर ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, विदाउट ग्रोथ हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो कि जितना भी कैपिटल है उस पर मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना मैं कंपनी जो है बियर कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी कितना बियर कर रहे हैं, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच।